लेकिन भाजपा के साथ दिक्कत ये है कि भाजपा में एक दो नेता ऐसे हैं जो केवल फेसबुक के ऊपर इतिश्री कर लेते हैं विरोध जाहिर करके, जिनमें से एक नाम आपका भी आता है। इसके अलावा कोई सड़क पर कोई भाजपा का नेता नहीं उतरता है, कोई विरोध जो मजबूती के साथ होना चाहिए वो नजर नहीं आता है। जहाँ ब्राह्मण बाहुल्य गाँव है उनके अंदर आप जाके देखिए, उसके अंदर बड़े बड़े बीजेपी नेता भी आते हैं। वहाँ पर आप ग्राफ देखोगे तो कांग्रेस का वहाँ पर ज़्यादा है। केवल सिर्फ एक जाति विशेष जाट समाज की बात होती है, अन्य समाज की आप बात नहीं की। पार्टी में 1 दर्जन से ज़्यादा नेता ऐसे हैं जो पार्टी की टिकट की मांग करते हैं। चुनाव के अंदर देखने को मिला। बड़ा नेता बता दीजिए जिसने सड़क पर उतर कर जनता की आवाज उठाई। जाट समाज ये कहता रहा है कि हमारी उपेक्षा हुई है। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। जाट समाज ये कहता रहा है कि हमारी उपेक्षा हुई है, हमारा बाहुल्य, उसके बावजूद हमें नहीं पूछा जाता। सर क्या वजह है कि बार बार एक ही चेहरे पर दाव चलती है भाजपा? क्या अन्य चेहरे नहीं है भाजपा के पास? लगातार 5 हार 6 हार, कितनी हार और झेलेगी भाजपा सरदार शहर के अंदर? जिले भर के अंदर आक्रोश, जन आक्रोश रैली भाजपा की ओर से, लेकिन हारने के बाद भाजपा भी तक यहाँ पर समीक्षा बैठक भी नहीं रख पाई। कहीं ना कहीं फेलियर नहीं है भाजपा सरदार शहर का। यदि राजकरण चौधरी छिटकते हैं कांग्रेस से और भाजपा में आते हैं तो क्या भाजपा स्वीकार करेगी राजकरण? इस काम में भाजपा सरदार शहर में फैल है। लगता है कि अनिल शर्मा का मुकाबला करना दूर की कौड़ी होगा इस चुनाव के अंदर 2023 में। अरे अनिल शर्मा ऐसा कोई वो इतने बड़े कोई नेता नहीं है उनका मुकाबला है। सरदार शहर में विधानसभा उपचुनाव होने के बाद काफ़ी कुछ उठापटक है वो सरदार शहर की राजनीति में नज़र आ रही है, विशेष रूप से कांग्रेस के अंदर। लेकिन हमारे साथ इस समय मदन ओझा जो कि नगर पालिका के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं। सर काफ़ी कुछ बदला सा चुनाव रहा, काफ़ी जोर लगाया बीजेपी ने, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को सफलता नहीं मिली। वजह क्या रही? देखिए, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव नहीं होके और सहानुभूति और जाति विशेष का चुनाव हो गया था। पहली बार ऐसा मेरे देखने में हुआ है कि कोई भी चुनाव है जो मुद्दा विहीन हो गया। हमने चुनावों में, जनसभाओं में जो वर्तमान में सरकार के जो 4 साल के जो हालात रहे हैं, इसमें किसान वर्ग सबसे ज़्यादा पीड़ित रहा है, युवाओं के साथ छलावा हुआ है, नौकरियों में पेपर लीक हुए हैं, या अपराध के मामले में देख लो, हर जगह ये सरकार एकदम फेल है। लेकिन फिर भी सरकार के पक्ष में परिणाम आना, इसका मतलब आम जनता ने मुद्दों के नाम पे वोट नहीं किया, लेकिन लोगों ने श्रद्धांजलि स्वरूप समझो, चाहे आप सहानुभूति का नाम समझो, उसके आधार पे और कांग्रेस को वोट किया। इस विषय अपन वापस चर्चा करेंगे, लेकिन वर्तमान में जो नगरपालिका में चल रहा है, जिस प्रकार से ईओ और नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी का विवाद सामने है, उससे क्या समझ रहे हैं आप? अपने मारवाड़ी में एक कहावत है, कुंवारी कन्या के 100 वर हुए। नगरपालिका की स्थिति भी वैसी हो गई है। यहाँ प्रत्येक पार्षद अपने आप को चेयरमैन समझ रहा है, और जो असल में जो चेयरमैन है उनको पता ही नहीं है कि नगरपालिका में चल क्या रहा है, उनके ध्यान में नहीं रहता है। ये इनकी आपसी लड़ाई है। हाँ, अभी जो बीकानेर रोड का जो प्रकरण हुआ अतिक्रमण हटाने के विषय में, मैं उनके नगरपालिका अध्यक्ष जी की मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में ही नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नगरपालिका का अध्यक्ष नगरपालिका का सर्वोपरि होता है। नगरपालिका अगर कोई स्टेप उठा रही है और उनको ध्यान में ही नहीं है, ये तो बड़ी शर्म की बात है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? नगरपालिका अध्यक्ष का राज है, उनकी पार्टी है, वो सत्ता में है, वो खुद पिछले 2 साल से नगरपालिका के अध्यक्ष है, और उनके अधिशासी अधिकारी नहीं सुन रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत बड़ा इनके अंदर विद्रोह चल रहा है। उसी का परिणाम है कि नगरपालिका अधिशासी अधिकारी बनाम नगरपालिका चेयरमैन का जो अभी माहौल बना है, वो इसी का कारण है। उसी का कारण है। सर नगरपालिका गठन के बाद जिस प्रकार से नगरपालिका अध्यक्ष चेयरमैन बने हैं राजकरण चौधरी, उनके काम को किस प्रकार से देखते हो आप? देखिए, काम ग्राउंड पे कहीं है ही नहीं। एक सौंदर्यकरण का ढर्रा पीटा जा रहा है। हमने ये कर दिया, हमने पार्क बना दिया, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों से मैं बार बार कहता रहा हूँ, किसी को भूख लगी और आप उसको फेयर एंड लवली दे रहे हो कि आप लगाओ इसके क्रीम, आप सुंदर दिखोगे। जगह जगह पूरे शहर में गड्ढे पड़े हैं, जगह जगह कचरा पात्र टूटे हुए पड़े हैं, सफाई व्यवस्था के हालात एकदम ख़राब है। उसके बाद में किस प्रकार के विकास की बात, किस प्रकार के विकास के दावे ये लोग कर रहे हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। अब पार्क बना दिया तो पार्क से कोई विकास नहीं हो रहा है। अब सौंदर्यकरण के नाम पे वो सिर्फ और सिर्फ नगरपालिका की निधि को लूटा जा रहा है। अभी पीछे हमने विरोध भी किया था, जो कच्चा बस स्टैंड में जो भवन बना हुआ है, अब उसको इन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो भवन का जो फर्श था वो एकदम वेल एंड गुड था, शानदार स्थिति में था। हम लोग मौके पे गए, उसको तोड़ रहे थे। उन्होंने कहा इसका क्या करोगे आप? बोले नहीं, हम तो सौंदर्यकरण कर रहे हैं। अरे तो सौंदर्यकरण करना आपके तक कौन सा जरूरी हो गया कि जो चीज़ एकदम वास्तविक स्थिति में ठीक है उसको आप तोड़ के दोबारा बना रहे हो? तो उसका वो ऐसा कोई विकास नहीं माना जा सकता। इन्होंने मुख्य बाजार में सड़क बनाई, अभी एक्सिस बैंक के आगे आप स्थिति देखो, इससे आगे ओम जी डांगी की दुकान के आगे स्थिति देखो, वो सड़क उखड़ गई 3 महीने में।
तो इस प्रकार के विकास से इस शहर का भला होने वाला नहीं है। आपकी सभी बातें जायज़ है, जिस प्रकार से बोल रहे हो कि विकास हुआ नहीं सरदार शहर में, लेकिन भाजपा के साथ दिक्कत ये है कि भाजपा में एक दो नेता ऐसे हैं जो केवल फेसबुक के ऊपर इतिश्री कर लेते हैं विरोध जाहिर करके, जिनमें से एक नाम आपका भी आता है। इसके अलावा कोई सड़क पर कोई भाजपा का नेता नहीं उतरता है, कोई विरोध जो मजबूती के साथ होना चाहिए वो नज़र नहीं आता है। देखिए, ये सब बातें वास्तविक रूप से सही नहीं है। हमने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के चैम्बर में भी धरना दिया है, आम जनता की बात रखी है हमने। अभी कुछ समय पहले मैंने RUIDP पूरे शहर में LNT का बहुत बड़ा इशू है, पूरे शहर में जगह जगह खुदाई कर रखे उन्होंने, मैंने 2 दिन वहाँ भी धरना दिया है। उसके बाद में कुछ समाधान भी हुआ है, कुछ रोडों का अभी उन्होंने टाइम पीरियड भी तय किया है, उतने टाइम में रोड भी बनाई है उन्होंने। तो ये ऐसी बातें करना बेमानी है कि ये कहीं दिखते नहीं है। हम ग्राउंड पे हैं। भाजपा जो पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, संघर्ष करने वाली पार्टी मानी जाती है। इसी का फलस्वरूप है कि भाजपा 2 से लेकर 300 प्लस करने में कामयाब है। लेकिन सरदार शहर में जो भाजपा होती है वो उस लेवल की भाजपा नजर नहीं आती जो चूरू में है। जिस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ का काम उस सरदार शहर में नजर नहीं आता। कहीं पर भी कोई ज़बरदस्त कोई प्रभाव दिखा पा रहे हो नेता कार्यकर्ता, कोई प्रदर्शन अच्छा कुछ ऐसा नजर सरदार शहर में नहीं आता है। नहीं, कार्यकर्ता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है। बिना कार्यकर्ता के हम लोग चुनाव थोड़ी लड़ते हैं। अभी आपने पीछे वाला चुनाव भी देखा होगा, हमारे पास 65,000 वोट है भारतीय जनता पार्टी के पास, और कोई ये नहीं कह सकता कि उस अमुक व्यक्ति के वोट है, ये सारे कार्यकर्ताओं की वोट है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर बेस जो कार्यकर्ता है वो अपने मूल स्थान पे है और वो संघर्ष भी करता है। हम लोग भी प्रैक्टिकली। तो अशोक पिंचा में वो काबिलियत नहीं कि वो परिणाम बदल सके, नहीं बार बार हार की बात। मैंने इस चुनाव का कारण बताया ना आपको। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति का चुनाव होकर रह गया था, और दूसरी तरफ RLP ने जिस तरीके से चुनाव को लड़ा उसके हिसाब से भी, और इस चुनाव का परिणाम कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जाट समाज लामबंद RLP के पक्ष में जातिवाद। मैं पर्टिकुलर किसी समाज की बात नहीं करता। समाज एक जाति विशेष से, मैं फिर कहना चाहूँगा कि किसी एक जाति विशेष से चुनाव का परिणाम नहीं आएगा। अगर कोई ये सोचता है कि मैं लड़के और मेरी जाति के आधार पर MLA बन गया, MP बन गया, तो ये संभव नहीं है। अरे इन चीज़ों को बाकी सारे लोग भी देख रहे हैं। सर, एक सवाल मेरे मन में हमेशा कूदता रहता है कि आप जाट समाज की बात करते हैं कि जाट समाज लाभमंद हो गया, जाट समाज की वजह से RLP को इतनी वोट पड़ गए, लेकिन हम ब्राह्मण समाज की बात करें तो क्या वो जातिवाद नहीं करती है फिर? क्योंकि आप तो ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, उनके अंदर आप जाके देखिए, उसके अंदर बड़े बड़े BJP नेता भी आते हैं, वहाँ पर आप ग्राफ देखोगे तो कांग्रेस का वहाँ पर ज़्यादा है। केवल सिर्फ एक जाति विशेष जाट समाज की बात होती है, अन्य समाज की आप बात नहीं कर रहे। मैंने तो बात ही नहीं की जाति विशेष, एक जाति की बात तो नहीं की मैंने किसी पर्टिकुलर जाट समाज या ब्राह्मण समाज या गलत है ना, जाट समाज के ऊपर जिस प्रकार आरोप लगते हैं गलत नहीं। किसने लगाया आरोप? जिस प्रकार से चुनाव लगातार ये चर्चा किसने लगाया आरोप? हमने तो नहीं लगाया ना। आप बात तो मुझसे कर रहे हैं ना, मैंने क्या कहा? लेकिन सही है क्या जिस प्रकार? मैंने क्या कहा सुनिए आप। मैंने कहा एक जाति बिरादरी से किसी का भला नहीं होगा। अब एक वो जाति बिरादरी किसी की भी हो सकती है, वो ब्राह्मण की भी हो सकती है, जाट की भी हो सकती है, राजपूत हो सकता है, SC कोई मुसलमान हो सकता है, मेघवाल, कोई भी हो सकता है। अपन पर्टिकुलर किसी जाति की बात नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में ये 100% सही है कि जातिवाद का बोलबाला वो बढ़ रहा है, और ये आने वाले भविष्य में बहुत सारे नेताओं की बलि लेगा। जिसके पास योग्यता है लेकिन जातीय जनाधार नहीं है, तो उसको कभी ओबलाइज होने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों को भी मतदान करते समय जाति व्यवस्था से ऊपर उठ के अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, अपना हित ध्यान में रखते हुए, आम जनता का विकास ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए। सर, जाट समाज ये कहता रहा है कि हमारी उपेक्षा हुई है। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ सर। जाट समाज ये कहता रहा है कि हमारी उपेक्षा हुई है, हमारा बाहुल्य, उसके बावजूद हमें नहीं पूछा जाता। सर, क्या वजह है कि बार बार एक ही चेहरे पर दाव चलती है भाजपा? क्या अन्य चेहरे नहीं है भाजपा के पास? लगातार 5 हार 6 हार, कितनी हार और झेलेगी भाजपा सरदार शहर के अंदर? जब आप ये कह रहे हैं कि हमारी उपेक्षा हुई है, एक कोई जाति विशेष का व्यक्ति ये कहता है, तो ये गलत है। पिछले 30 साल से हमारे MP हैं वो जाट है। राम सिंह जी, आदरणीय राम सिंह जी 4 बार MP रहे हैं, आदरणीय राहुल जी 2 बार MP है। इससे पहले जिला प्रमुख कौन थे? हरलाल जी सारण थे। यहाँ पे पंचायत समिति के प्रधान कौन थे? सत्यनारायण जी सारण थे। तो कहाँ उपेक्षा हुई है? जिले का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो दिल्ली में बैठता है वो उसी समाज से। तो इस प्रकार का दावा करना कि हमारी उपेक्षा हुई है, ठीक नहीं है। अगर मैं कहता हूँ राजनीति में जाति के नाम पे वोट मांगना ही गलत है। जाति के नाम पे वोट मांगना या जाति के नाम पे टिकट मांगना, दोनों ही गलत है। आप तो योग्यता के आधार पे आइए। तो योग्य केवल एक अशोक जी पिंचा ही भाजपा के सरदार से वो पार्टी का व्यू है। उनको पार्टी को जो ठीक लगा उन्होंने कर दिया। आम कार्यकर्ताओं की राय ली गई, कार्यकर्ताओं की राय के आधार पे पार्टी ने निर्णय कर दिया। जो पार्टी ने निर्णय कर दिया वो सर्वोपरि है।
आगे भी इन फ्यूचर भी पार्टी जो निर्णय करेगी वो हम लोगों को मानना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, मान लेते हैं कि आप नगर पालिका में आवाज़ उठाए, निश्चित रूप से भाजपा के अंदर आप दिखते हो कि आप आवाज़ उठाते हो, उसके अलावा कोई नेता दूसरा दिखता नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाएं हम तो भाजपा के अंदर 1 से लेकर 10 ऐसे नेता हैं जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि किस प्रकार से किसान हैं वो रात को सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से कोई उनकी आवाज़ नहीं उठाई जा रही। आपको नहीं लगता कि कहीं यही वजह रहती है कि बार बार कांग्रेस जीत के आती है सरदार शहर में? ये गलत है। अभी पीछे भानीपुरा में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा था, हमारे सारे नेता वहीं बैठे थे। किसान संघ का धरना था, किसान संघ वैचारिक रूप से हमारा ही आनुषंगिक संगठन है, उन्होंने बहुत बड़ा धरना दे रखा था। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता वहाँ पे धरने पे बैठे थे। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे मीडिया वालों की नज़रें भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर है। जहाँ पे हम लोग संघर्ष करते हैं वहाँ तक आप लोग पहुँच भी नहीं पाते हो, लेकिन मीडिया का तो ये है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे। कभी उस स्थिति में आप जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ आप पहुँच जाते हो। लेकिन थोड़ी दिव्य दृष्टि हमारी तरफ भी बनाओ आप लोग। सर दिव्य दृष्टि बनाएंगे बिल्कुल। तो एक सवाल सर मेरी ये भी है, चलो ठीक है आप मान लेते हैं हम नहीं पहुंच पा रहे हैं आप तक, लेकिन सर हमें तो वो पार्टी भी कहती है कि आप बीजेपी की चमचागिरी करते हो, पर कोई दिक्कत नहीं, हम झेलते हैं सर। लेकिन सर मेरा एक सवाल आपसे मैं आप पे किसी की चमचागिरी का कोई आरोप नहीं लगाता हूँ। मैं ऐसा मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जिस वे में वो आपको कोई कहते होंगे कि आप चमचागिरी करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी चलो ठीक है, इस बात को छोड़ देते हैं हम। सर जिले भर के अंदर आक्रोश, जन आक्रोश रैली भाजपा की ओर से, लेकिन हारने के बाद भाजपा अभी तक यहाँ पर समीक्षा बैठक भी नहीं रख पाई। कहीं ना कहीं फेलियर नहीं है भाजपा सरदार शहर का? ही देखो, जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकलनी थी। चूँकि यहाँ चुनाव था और चुनाव में हम लोग जनता के बीच में गए थे। जन आक्रोश यात्रा का मोटिव ये है कि 4 साल में जो राज्य सरकार का जो फेलियर रहा है उसको हम जनता के बीच में लेके जाएं और आम जनता को बताएं। इस उद्देश्य से जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में निकाली जा रही है। लेकिन वो एक संयोग मान लो आपकी उसी समय जन आक्रोश यात्रा का प्रारंभ होना और सरदार शहर में चुनाव होना, वो दोनों का समय एक ही था। तो हमने प्रत्येक गांव में, वैसे भी चाहे वोट के बहाने गए हों, हम गांव लोगों के बीच गए, गांव में सभाएं की हैं और उनको सरकार के खिलाफ जो भी बात हमने जो मुद्दे हैं उनको जनता तक पहुंचाया है। तो जन आक्रोश यात्रा का सरदार शहर में करवाना कोई उचित नहीं, सरदार शहर में कराना कोई उचित नहीं था। लेकिन आपको नहीं लगता कि हारने के बाद भाजपा वो घर बैठ गई, क्योंकि आरएलपी वो लगातार क्षेत्र में जा रही है, सही जिस भी बहाने से जाए, कांग्रेस भी लगातार क्षेत्र में जा रही है, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं घर बैठ गई? आपको नहीं लगता है? घर बैठने जैसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, जैसे चुनाव का परिणाम है, उन्होंने तो 2 दिन बाद में यहाँ बैठे थे, LNT के कार्यालय में बैठे। आप बैठे थे सर, आप बैठे थे। मैं पार्टी से अलग थोड़ी हूँ, पार्टी से अलग नहीं हूँ, लेकिन आपकी पार्टी में मेरे साथ पार्षद भी बैठे थे। पार्षद बैठे थे। मेरा कहने का मतलब ये, आपकी पार्टी में 1 दर्जन से ज्यादा नेता ऐसे हैं जो पार्टी की टिकट की मांग करते हैं। चुनाव के अंदर देखने को मिला। बड़ा नेता बता दीजिए जिसने सड़क पर उतर कर जनता की आवाज उठाई है। वो जो टिकट मांग रहे हैं वो तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, वो कहाँ है। सवाल कर रहे हैं सर आपसे। नहीं, वो नहीं लगता कि यही वजह है कि बार बार यहाँ पर कांग्रेस जीतती है? नहीं, ये बार बार जीतने का कारण ये नहीं है। मैंने इस बार का आप क्या मानते हो? मैंने इस बार का कारण तो आपको बताया कि ये चुनाव मुद्दों का चुनाव रहा ही नहीं है, सहानुभूति का ही चुनाव हो गया था, तो उसके दम पे वो जीत गए। लेकिन आने वाला चुनाव है वो इस प्रकार का चुनाव नहीं होगा। इसमें न सहानुभूति होगी, ना कोई और इनके पास कोई हथियार होगा, न राज होगा। इस चुनाव में सहानुभूति के अलावा राज का भी भरपूर दुरुपयोग किया गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का भी दुरुपयोग किया गया। ये सारी चीज़ें हुई है, लेकिन आने वाले चुनाव में ये ऐसा। आपको नहीं लगता कि भाजपा सरदार शहर में बार बार हारती है तो जनता के बीच भाजपा नेताओं को जाना चाहिए, जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए? लेकिन कहीं ना कहीं आप नहीं समझ रहे हो कि सर फेल है भाजपा, तभी भाजपा को यहाँ पे मुक्की खानी पड़ती है बार बार। मानना चाहिए आपको। नहीं, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमजोरी होने का प्रमाण तो है ही। आम जनता अगर बार बार स्वीकार नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, हमें कोशिश करनी चाहिए इसको इम्प्रूव करने की। सर इस बार भाजपा सरदार शहर में चेहरा बदलेगी या फिर अशोक पिंचा के साथ ही जाना पसंद करेगी? पार्टी जो तय करेगी। एकजुट रह पाएगी पार्टी? निश्चित रूप से पार्टी एकजुट रहेगी। पार्टी इस बार भी हमने पूरा संघर्ष किया है, सारे कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की। अब परिणाम जो हुआ वो एक अलग विषय है, लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगा, जितने भी नेता टिकट मांग रहे हैं उनमें से अगर किसी को भी टिकट मिलेगा तो सर्वमान्य नेता होगा, उसके साथ जाएंगे हम। सुनने में आ रहा है कि आप भी टिकट मांगोगे इस बार? नहीं, ऐसा कुछ वो आप कहाँ से सुना है वो मेरे को। हाल फिलहाल में चर्चा ये है कि राजकरण जी है वो नाराज चल रही है, उनकी उपेक्षा हो रही है। हालांकि खुलकर कुछ सामने नहीं, हमने बार बार राजकरण से बात भी की, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे सर्वमान्य नेता अनिल शर्मा है। लेकिन बाई चांस यदि राजकरण चौधरी छिटकते हैं कांग्रेस से और भाजपा में आते हैं तो क्या भाजपा स्वीकार करेगी राजकरण जी को? ऐसी स्थिति हाल फिलहाल कहीं बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इनका आपस का संघर्ष है, नूरा कुश्ती चल रही है आपस में। अब इसमें क्या होगा कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इनकी भी एक
वो है कि ये बोलते बड़ में निकलते पीपल में, आज कुछ कहा कल कुछ और। अरे जिनके खिलाफ अगर आपके बात तो आपकी सुनवाई नहीं होती, आप जिनके खिलाफ है, आप जो विजन लेके जाते हैं उसको वो नकार देते हैं, आपको काम नहीं करने देते, तो कर क्या रहे हो आप वहाँ? अब संघर्ष क्यों नहीं करते? तो उनका भी ऐसा वो कुछ नहीं है कि वो उन्होंने कोई स्टैंड ले लिया और वो अब वो झंडा उठा के चल दिए, ऐसी स्थिति उनके साथ भी नहीं है। वो जितने स्ट्रिक्ट दिखते हैं उससे ज़्यादा कहीं पोलाइट है। तो वो आज अब तो हो सकता है उनका वो संघर्ष चल रहा है, तो वो अभी वो तनाव की स्थिति होगी, उनका कब तनाव खत्म हो जाए इसका भी पता नहीं। बिना किसी बातचीत के भी उनका तनाव खत्म हो जाए। जिस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ है वो विधायक बनते आ रहे हैं, लगातार चुरुक जनता उन्हें प्यार देती आ रही है, क्या नहीं लगता कि वैसा इसके बावजूद वो संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं सुबह से लेकर शाम तक? आपको नहीं लगता कि वैसे संघर्ष की जरूरत सरदार शहर में, तभी हाथ कमजोर होगा, सरदार शहर में कमल खिलेगा? सरदार शहर ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो लोकसभा का क्षेत्र हो, चाहे विधानसभा का क्षेत्र हो, और पूरे भारत में कहीं और, लोकसभा विधानसभा तो बहुत दूर की चीज़ है, चाहे वार्ड ही, छोटे से छोटी इकाई अपन वार्ड मानते हैं जहाँ से हम लोग जीत के आते हैं। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा, उनके काम करने पड़ेंगे, जनता से सीधा संवाद। इस काम में भाजपा सरदार शहर में फैल है? मैं फैल का अब नहीं कह सकते। यहाँ के जो समीकरण है वो वास्तविक रूप से बहुत उलट है। आप लोगों ने चुनाव का बहुत बारीकी से एनालिसिस किया है, हालांकि हम लोग तो जातीय गणित में मैं तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप लोग भी इन चीज़ों को समझते हो। राजपूत समाज भी छिटक गए इस बार? आप नहीं, राजपूत समाज, जाट समाज, अपन किसी पर्टिकुलर जाति विशेष की बात नहीं करने वाले। मैं आप मेरे मुंह से अगर कुछ कहलवाना चाहते हो कि आप ये कह दो, वो संभव नहीं। पर्टिकुलर किसी जाति विशेष की बात नहीं करते अपन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इन विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ पे स्वर्गीय विधायक जी के नाम की सहानुभूति है, जहाँ पे सत्ता है, जहाँ पे उनकी नगरपालिका भी है, उनके पास सारे संसाधन है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी को इस राज के खिलाफ 65,000 लोगों ने मतदान किया है। तो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर स्थिति में नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, कमज़ोर स्थिति में नहीं है। जहाँ मजबूत नेता की जरूरत है, जहाँ उपचुनाव हुए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, तो उनमें भी वही सहानुभूति का कार्ड चला है। सुजानगढ़ में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, और एक सीट हम लोग जीते भी है, जहां हमारे दिवंगत नेता आदरणीय किरण माहेश्वरी जी चुनाव आ रहे थे, वहां पे हमने जीता है। तो ये लोकल उपचुनाव में और कहीं ना कहीं सहानुभूति का कार्ड चलता है। अशोक जी पिंचा घर से कब निकलेंगे, सड़कों के पे कब आएंगे और कब संघर्ष शुरू करेंगे? वो आप उनसे पूछिएगा, उनसे बात कीजिए। तो आप नहीं बोलते क्या सर, आप हमारे नेता हो, आपको जनता प्यार देती है, वोट देती है, तो आपको सड़क पे उतरना चाहिए, समस्याओं को उठाना चाहिए? वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, वो तो अलग मामला है, ये उनसे जुड़ा हुआ पर्सन है, इसका जवाब वही दे। आप कार्यकर्ता हो, आपको भी जवाब देना पड़ता होगा ना लोगों को। हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से आम जनता के बीच रहते हैं। हम तो कार्यकर्ता की हैसियत से आम जनता के बीच रहते हैं। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है भाजपा के पास या कांग्रेस के पास, चुनाव होने हैं साल के अंत में, तो भाजपा सड़कों पे उतरेगी अब समस्याओं को लेकर? सरदार शहर की जितनी गांव देहात शहर की समस्या उठाएगी समस्या? बिल्कुल नहीं, अब चुनाव का विषय नहीं है। मैंने कहा ना, अभी नगरपालिका जैसे बनी तब से हम लोग आम जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, चाहे वो बिजली पानी की, सफाई की, जो भी व्यवस्थाएं जो नगरपालिका जो करती है, उनमें जहाँ जहाँ नगरपालिका फेलियर है हमने वहाँ की आवाज़ उठाई है। चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से उठाई हो, धरने प्रदर्शन के माध्यम से उठाई हो, चाहे आप जो कह रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई हो, चाहे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, जैसे भी हम संघर्ष कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि अब चुनाव आएगा तभी संघर्ष करेंगे। इससे पहले भी सरदार शहर में भी जो भी आम जनता के रिलीफ के लिए जो भी हो सकता है हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, पार्टी के स्तर पे उठाई है। आरएलपी के जिनसे सरदार शहर में भाजपा डर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरएलपी उनको खुद को ही नहीं पता कि हम किसको नुकसान पहुंचाएंगे। पूरे राजस्थान में जहाँ लड़ते हैं तो वो कहीं किसी सीट पे भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं किसी सीट पे कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं। तो उनका ऐसा कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अरे उन्होंने वो सारे ताम झाम ट्रैक्टर से लेके हेलीकॉप्टर तक सारे यहाँ आजमा लिए, फिर भी रिजल्ट क्या रहा वो उनके भी सामने है। तो उनमें ऐसे कोई सारांश वाली बात नहीं है। उनको ऐसा लगता होगा कि हम किसी एक वर्ग विशेष के ऊपर जाके और उनको साथ में लेकर अपन कोई परिणाम ले आए। परिणाम निकलने वाला नहीं है, उससे परिणाम नहीं निकलेगा। आपको राजनीति में सब लोगों को साथ में लेके चलना होगा। आप किसी की बुराई करके किसी को साथ आने की उम्मीद करते हो, ये ऐसा संभव नहीं है। आपने देखा होगा उपचुनाव को कि आरएलपी का जो सुप्रीम नेता है वो यहाँ पे 15 दिन तक गांव की उन्होंने खाक छानी, उसके बाद में वोट आए उनको 46,000 कुछ 47,000 के आसपास वोट आए। तो उनके लिए जीत तो बहुत दूर की कौड़ी है। अब उनको किसी के समीकरण ही बिगाड़ने हो तो वो जाने, और वो भी बिगड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आम जनता इन चीज़ों को देख रही है, समझ रही है।
आगे आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का समय 2023 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है, तो आम जनता भी सरकार के साथ ही जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि अनिल शर्मा का मुकाबला करना दूर की कौड़ी होगा इस चुनाव के अंदर 2023 के अंदर? अरे अनिल शर्मा ऐसा कोई वो इतने बड़े कोई नेता नहीं है उनका मुकाबला करे। 30,000 वोटों सहानुभूति में और उनके ये आप समझ लो कि उनका धक्का लग गया और पहुंच गए सहानुभूति के नाम पे। बाकी कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि बड़े नेता हैं और उनसे कुछ हो गया। 2023 में परिणाम बदलेगा? अंतिम सवाल। निश्चित रूप से बदलेगा, निश्चित रूप से चुनाव का परिणाम बदलेगा। और ये जो कह रहे हैं ना कि अभी 26,000 से जीते हैं, 40,000 से अब जीतेंगे, ये इनके वो प्रदेश अध्यक्ष जी की वहाँ गए थे लोग जयपुर, उन्होंने कह दिया कि आप इस वहम में मत रहना, ये तो पंडित जी के नाम पे जीत गए, आप सहानुभूति के नाम पे जीत गए, सरकार का सहयोग रह गया और बाकी सारे साधन संसाधन मिल गए आपको। और बाकी इन्होंने क्या मैनेज किया चुनाव में क्या नहीं, वो सब चीज़ें भी दिख रही है। अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि कौन कैसे। लेकिन भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी, उस मीटिंग की आप बात करिए, उस मीटिंग के अंदर अनिल शर्मा की टिकट भी फाइनल हो चुकी है, लेकिन भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि किस चेहरे पर भाजपा दाव खेलती है, जिस चेहरे पर दाव खेलती है क्या वो चेहरा भाजपा को एकजुट कर पाने में कामयाब होगा? राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है और सब कुछ संभव है। आप कह रहे हो ना टिकट फाइनल हो गया, तो चुनाव से पहले टिकट मांगने वाले भी कोई खड़े हो सकते हैं। इसलिए आप वेट एंड वॉच की स्थिति में रहो, इनको तो देखो। आज जो कहते हैं वो कल हो, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जिसको टिकट मिलेगा, जिसके पास सिंबल है, कमल का निशान है, वही देता है, उसके साथ पूरी पार्टी लगेगी जी जान से। निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे सवालों के जवाब है मदन ओझा ने दिए और सदैव भाषा में दिए और काफ़ी चालाकी के साथ सवालों से बचते हुए नजर आए। लेकिन इस प्रकार के इंटरव्यू में कई नेता है वो डरते हैं, लेकिन मदन ओझा की ये काबिलियत है कि वो तमाम सवालों के जवाब है वो देते हैं और निडरता के साथ देते हैं। दिव्य न्यूज़ के लिए सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।